चलो भैया सभी लोग लाइव आ जाओ, क्लास शुरू किया जाए। सिमरन गुड इवनिंग, प्रियंका, विनीत, प्रीति और भैया सभी लोग कहाँ गायब हैं? हरीश, वैष्णवी, सभी लोग भैया जल्दी लाइव आ जाओ, क्लास शुरू किया जाए। किसी को याद है पिछले टर्म पर क्या पढ़ाया गया था? अगर रिवीजन किया हो थोड़ा बहुत तो याद करके बताओ। बोलो भाई। सब भूल गए लग रहा है आप लोग। चलो हम ही शुरुआत करें फिर। भैया ईएमएफ निकालना सीख रहे थे, ईएमएफ। बिल्कुल। दीपिका, पुनिया, गुड इवनिंग। सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग। क्लास चलो भैया शुरू किया जाए। चलो देखो, जैसे अगर हम भैया देखो, हमने बताया था कि कभी भी किसी भी सेल का ई नॉट ऑफ द सेल निकालना हो, तो अगर ई नॉट ऑफ द सेल निकालना होता था तो उसके लिए तरीका भैया आप लोगों को याद होगा। ई नॉट ऑफ द सेल क्या लिखते थे? ई नॉट ऑफ भैया रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। ये इतना बताया था। अब जैसे नॉट में अंतर और बिना नॉट में अंतर भैया आप लोगों को पहले से पता है। अगर नॉट लगा देते थे तो ये हो जाता था स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड में ये रिडक्शन भी हो सकता था, ऑक्सीडेशन भी हो सकता था, डिपेंड करेगा कि क्या है। उसी से रिलेटेड हमने सवाल भी शायद आप लोगों को कराए थे। अब एक चीज और समझो बहुत कायदे से है, जैसे कोई भी रिएक्शन लिखी हो बहुत कायदे से समझना। अच्छा यहीं पर बता दें, यहीं पर सुन लो कायदे से कि बताओ, हमने एक बताया था कि जो सेल बनाया जाता है उस सेल के केस में भैया कैथोड किसका लेते थे और एनोड किसका लेते थे? तो अगर आपको याद हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो भैया उसका कैथोड लेते थे। अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, किसी ने बहुत बड़ा मैसेज कर दिया है। अच्छा वंशिता ने बताया है वर्कडन निकलवाया था। ओके, हमने सोचा कि कोई डाउट आ गया। चलो देखो, तो हाँ भैया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा अगर उसका कैथोड लोगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी और ये न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो उसका एनोड बना दो। तो एनोड हमने किसका बनाया है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू कम और ये न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा। तो भैया सब लोग बताएं, ई सेल बोलो पॉजिटिव मिलेगा भैया, ई नॉट ऑफ द सेल बोलो पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव? जल्दी बोलो भाई फटाफट। अरे बोल दो भैया, ई नॉट ऑफ द सेल बताओ पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव? अरे टाइम लग गया इतना जवाब देने में। वाह भाई वाह, ये हाल है। चलो भाई प्रियंका सिमरन ने बताया, बाकी लोग भैया कहाँ हैं? सो रहे हैं क्या? टाइम बहुत लग रहा है भैया जवाब देने में। प्रीति, सब लोगों का पॉजिटिव बता रहे हैं। अच्छा तो इसी से रूल क्या बनेगा? और भी बहुत सारे रूल बनाएंगे। बताओ, अगर ई सेल भैया पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन जीरो, चाहो तो भैया आप ऐसे भी लिख सकते हो ई सेल पॉजिटिव। अच्छा एक बात और ऊपर वाले ने भैया आप लोगों को दिमाग तो दिया ही है, शायद अगर आप याद करें भैया, याद करो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या लिखते थे? माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। ऐसे ही अगर आपको डेल्टा जी लिखना हो
तो भैया डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और ई नॉट ऑफ द सेल क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस का एन एफ ई ऑफ द सेल। तो ये क्या है? ये है जनरल ईएमएफ सेल का। अब भैया ये कौन सा है? ये आपको पता है। अब बताओ जरा सोच करके, अगर ई सेल पॉजिटिव होगा, और भैया एन तो नंबर होता है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। एफ फैराडे कांस्टेंट है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो डेल्टा जी बताओ भैया, अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी का साइन क्या होगा? सभी लोग जल्दी बताएं भैया, डेल्टा जी का साइन क्या होगा? अरे बोलो जल्दी। जवाब नहीं आया किसी का। चलो कोई बात नहीं भैया, चलो हम ही बता रहे हैं। अरे यार, जब ई सेल पॉजिटिव होगा, एफ पॉजिटिव ही रहेगा, एन पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव। तो भैया आप क्या बोलोगे? व्हेन ई सेल पॉजिटिव, दैट इज, या फिर ऐसे बोल सकते हो भैया, ऐसे लिख दो। तो ई सेल पॉजिटिव होगा, देन डेल्टा जी नेगेटिव, दैट इज, भैया डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा, तो एक बात और बहुत कायदे से बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोगों ने भैया नाम सुना होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर होता है। तो जैसे बहुत कायदे से सुनना ध्यान से, अगर ए और बी मान लो रिवर्सिबल प्रोसेस है या रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो भैया ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो, बात को बहुत कायदे से सुनना ध्यान से भैया। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, बी है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो जो है, इसको हम बोलते हैं क्यू। और कभी क्यू सी भी लिख सकते हो आप, क्यू बोल दिया जाए या क्यू सी बोल दें। और इसको पढ़ते हैं हम रिएक्शन कोशेंट। भैया रिएक्शन कोशेंट, तो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है भैया? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, प्रोडक्ट में मान लो भैया सी भी है। अब अगर दो तरीके के लोग हो गए प्रोडक्ट में, तो बी का भी कंसंट्रेशन लो, सी का भी लो, लेकिन उनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो भैया सी के कंसंट्रेशन को आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई। और मान लो सी का कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट 2 कर दो। मान लो ए का कोफिशिएंट 3 है, तो ए का पावर 3 कर दो। तो इसका मतलब देखो, ये सब चीजें पहले से आप लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता है इसलिए बता रहे सारी चीजें। भैया ए का कोफिशिएंट कितना था? 3, तो जो कोफिशिएंट होता है वो उसकी पावर बन जाता है। अब बी का कोफिशिएंट 1 था, तो 1 ही रहने दिया। अब अगर मान लो रिएक्टेंट में, भैया सुन लो, रिएक्टेंट में मान लो हाफ पी भी होता, तो रिएक्टेंट में कितने लोग हो गए? 2। तो बताओ, ए तो है ही है, पी नहीं है, तो पी का भी कंसंट्रेशन ए के साथ क्या कर लोगे? ए और पी का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर लो। अब बताओ, पी का कोफिशिएंट हाफ है, तो हाफ कर लो। यार क्यू भैया समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये क्यू कैसे लिखते हैं। बताओ कैसे लिखा है, एक बार फाइनल सुन लो।
भैया बी इंटू सी का मतलब है प्रोडक्ट में दो लोग हैं तो उन दोनों के कंसंट्रेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और भैया जो कोफिशिएंट है उसकी पावर बन जाती है। अब रिएक्टेंट में दो लोग थे तो उनका कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लो, उनका कोफिशिएंट पावर बना दो। ये हो गया आपका रिएक्शन कोशेंट। ऐसे ही एक होता है के कहलाता है, और कभी कभी भी इसको केसी भी आप लिख देते हो, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक बात सुन लो भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वही हो जाता है Q के बराबर, K हो जाता है Q के बराबर, या KC बराबर हो जाता है QC के बराबर। ये होता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और ये है व्हेन रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं होती है तो भैया रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर नहीं होता। जब इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन नहीं होती है तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर नहीं होगा। और भैया एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा। तो सुनो भैया, बहुत कायदे से सुन लो बात फाइनल। तो जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो, भैया ध्यान दो, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो K बन जाता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो तब। मतलब जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होगा, तो जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रेशियो को आप Q ना बोल करके क्या बोलोगे, K बोलोगे। और अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर नहीं है तो भैया आप क्या बोलोगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। और तब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लोगे वो K नहीं होता, क्या होता है, Q होता है। अच्छा, तो K और Q में अंतर समझ में आया? भैया देखो, K लिखो या Q लिखो, लिखते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कंसंट्रेशन का ही दूसरा नाम होता है एक्टिव मास। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन भैया अगर इक्विलिब्रियम पर है तो जो कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट जो रेशियो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है। और अगर भैया रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो वो रिएक्शन कोसेंट बन जाता है। बोलो भाई, दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? सभी लोग भैया जल्दी बताओ पहले। प्रियंका ने कहा है मैथमेटिकली थोड़ी ना है। मैथमेटिकली का मत भाई, प्रियंका माइनस साइन डिक्रीज शो कर रहा है तो मैथमेटिकली डिक्रीज ही तो करेगा। वो हमने बताया था जब गिब्स फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीज होता है, गिब्स फ्री एनर्जी में प्रियंका जितना डिक्रीज होता है वो वर्क डन के बराबर हो जाता है।
बोलो भैया, सब लोग क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। अच्छा तो सुन लो ध्यान से, बताओ के को आप क्यू कब लिखोगे, सुन लो कायदे से, या क्यू को के कब लिख दोगे? क्यू बराबर के होता है तब जब मामला इक्विलिब्रियम पर हो, तब ध्यान रखना बात को। अच्छा एक बात बताओ, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यार या तो फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगा या तो रेट ऑफ बैकवर्ड ज्यादा होगा। सुनो ध्यान से बहुत कायदे से भैया, ई सेल जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे सेल विल बी स्पॉन्टेनियस इन एफ डी का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है वो सुन लो, यानी कि जिस मटेरियल का आपने कैथोड बनाया है और जिस मटेरियल का आपने एनोड बनाया है वो आपने सही ढंग से बनाया है, और या भी ये भी समझ सकते हो कि जिसका कैथोड बनाया है उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास ज्यादा है और जिसका एनोड बनाया है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो सेल विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो बैकवर्ड जो है रेट स्लो होगा, फॉरवर्ड ज्यादा होगा, बैकवर्ड रेट स्लो होगा, फॉरवर्ड ज्यादा होगा, तभी तो रिएक्शन नेट फॉरवर्ड जाएगी। इसका मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड, और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होता है रेट ऑफ बैकवर्ड से, देन एक चीज और ध्यान रखना, क्यू जो है भैया सुन लो, क्यू जो है वो लेस देन होता है के इक्विलिब्रियम के। बहुत सारी बातें एक साथ बता दे रहे हैं भैया। तो जब क्यू क्यू यानी कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू कम दिखेगी इसके कंपेयर में, तो बोलते हैं रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्यू लेस देन के, जब रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कम होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, और उस वक्त भैया डेल्टा जी नेगेटिव होता है और ई सेल पॉजिटिव होता है। यह है इसका पूरे का समरी। अच्छा दूसरा केस क्या बनेगा? आधे लोग तो लिखने में पड़े होंगे, लिखो ना, समझो पहले भैया। व्हेन बताओ ई सेल नेगेटिव हो जाए, और जब ई सेल नेगेटिव हो जाएगा देन भैया सबको पता है डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, और जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो हम बोलते हैं सेल विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसका मतलब क्या है भैया, यानी कि जिसका आपने कैथोड बनाया है वो सही नहीं बना है, और जिसका आपने एनोड बनाया है वो भी सही नहीं बना है। भैया ध्यान रखना, जिसका आपने एनोड बनाया है, क्यों? क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, ई सेल पॉजिटिव नेगेटिव है, ई सेल नेगेटिव है, यानी कि ऐसा सेल आपने बनाया है जिसमें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जो सेल है वो भैया नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और जब सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होने का मतलब आप भैया नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या बनेगा कि जिस मटेरियल का आपने कैथोड बनाया है, भैया सुन लो ध्यान से कायदे से, जिस मटेरियल का आपने कैथोड बनाया है उसका बना दो एनोड,
और जिस मटेरियल का एनोड बनाया है उसका बना दो कैथोड, तो सेल वर्क करने लगेगा, सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करने लगेगा। तो यहां पर चाहो तो हम लिख दे रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और भैया रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होगा रेट ऑफ बैकवर्ड से, और यहां पर हम बोलते हैं Q ग्रेटर देन होता है K के, और चाहो तो यहां पर लिख लो सेल विल बी स्पॉन्टेनियस इफ कैथोड एंड एनोड आर रिवर्स। भैया कैथोड और एनोड आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। शायद आप लोगों को भैया बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक बात और भैया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो पॉजिटिव में भी जा रही है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो नेगेटिव में भी जा रही है। तो भैया पॉजिटिव नंबर में भी जा रहे हो, पॉजिटिव नंबर में भी जा रहे हो, नेगेटिव नंबर में भी जा रहे हो, तो भैया बीच में कौन, बीच में एक जीरो भी तो आएगा, बीच में जीरो भी आएगा। और अगर बीच में जीरो आएगा तो तीसरा केस यही बनता है भैया, व्हेन ई सेल जीरो, और भैया जब ई सेल जीरो होगा तो डेल्टा जी भी जीरो होगा, और जब डेल्टा जी जीरो होगा तो भैया रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होगा, सेल विल बी एट इक्विलिब्रियम, और भैया जब इक्विलिब्रियम पर होगा तो QC बराबर क्या लिखोगे, K लिखोगे। और एक खास बात और भैया, जब इक्विलिब्रियम पर होता है तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, तो नेट वर्क डन भी सेल का जीरो होगा, वर्क डन भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि सेल से अगर आप बल्ब लगाओगे तो बल्ब नहीं जलेगा। हां एक बात ये ध्यान रखना कि भैया ऐसा नहीं होता है कि सेल रिएक्शन रुक जाती है। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर अगर है, नेट रिएक्शन जीरो होती है, लेकिन रिएक्शन रुकती नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब यह नहीं होता कि भैया जब इक्विलिब्रियम आएगा तो सेल रिएक्शन ही जीरो हो जाएगी, सेल रिएक्शन होगी, लेकिन जितना फॉरवर्ड में होगी उतना ही बैकवर्ड में होगी। इस वजह से नेट रिएक्शन नहीं होती है, नेट वर्क डन जीरो मिलता है। बताओ भैया इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ सभी लोग जल्दी से, फटाफट सभी लोग भैया जल्दी बताओ, इतने में अगर कोई डाउट हो तो किसी को। अरे भैया मेरे बता दो। देख लो, और भैया एक वीआईपी नोट करके लिख लो कि जब सेल इक्विलिब्रियम पर होता है तो सेल रिएक्शन रुकती नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ध्यान रखना, कभी सवाल थ्योरेटिकल में पूछा जा सकता है कि व्हेन सेल इज एट इक्विलिब्रियम देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट अकर, तो आप बोलोगे गलत बात बोल रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा। भैया स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हो, जो प्रोसेस हो जाए यार भैया। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो प्रोसेस हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो प्रोसेस ना हो।
भैया सभी लोग जवाब दो, कोई डाउट तो नहीं है? भैया अगर कोई डाउट ना हो तो नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ें। जल्दी नोट करें भैया सभी लोग फटाफट। ध्यान रखना, इसको उल्टा भी बोल सकते हो। जब भैया Q लेस देन के इक्विलिब्रियम होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड से ज्यादा होगा। सब समझ लो कायदे से, बिल्कुल विधिवत, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भैया जल्दी नोट करो भैया, आगे बढ़े फिर हम लोग। नोट कर लिया ना सबने? अच्छा बताओ, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी, बताओ डेल्टा जी नॉट बताओ वेरिएबल होगा कि फिक्स होगा भैया? भैया डेल्टा जी नॉट फिक्स होता है और ये नॉट फिक्स। भैया डेल्टा जी वेरिएबल होता है लेकिन डेल्टा जी नॉट फिक्स होगा, चूंकि ई नॉट ऑफ द सेल फिक्स होता है। बताया था स्टैंडर्ड वाली चीजें सब भैया फिक्स होती हैं। आराम से भैया नोट करो। सभी लोग भैया नोट करें इसको। चलो भाई, काफी लोगों का जवाब आ गया है, नोट कर लिया है। शिवम, वंशिता, वैष्णवी, विनीत, और बाकी लोग भैया कहां हैं? सिमरन, जल्दी नोट करो भैया जल्दी। चलो भाई आगे बढ़े फिर। चलो ध्यान दो। अच्छा तो बताओ, ई नॉट ऑफ द सेल आप लिखोगे हमेशा ये। अब देखो, ई ऑफ द सेल निकालना सिखा रहे हैं भैया। ई ऑफ द सेल कैसे निकालोगे, उसके लिए तरीका देखो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, डेल्टा जी नॉट फिक्स होता है, डेल्टा जी भैया फिक्स नहीं होता। अच्छा क्यू बताओ भैया, के इक्विलिब्रियम नाम ही है कांस्टेंट, तो ये फिक्स होगा, ये फिक्स होगा। लेकिन बताओ क्यू नॉट फिक्स, भैया ये फिक्स नहीं होता, ये समय के साथ बदलेगा। लिख लेना, क्यू चेंज विद टाइम, ई ऑफ द सेल चेंज विद टाइम। लेकिन के और डेल्टा जी और ई नॉट ऑफ द सेल नॉट चेंज विद टाइम। जल्दी भैया ये पॉइंट लिखो, सभी लोग जल्दी से ये पॉइंट लिखें। सभी लोग भैया ये बात जरूर लिख लो कि जो डेल्टा जी नॉट, ई नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, they are not change with time, they are not change with time। भैया ये समय के साथ नहीं बदलते हैं, लेकिन डेल्टा जी क्यू और ई ऑफ द सेल चेंज विद टाइम।
ये भैया चीजें चेंज हो जाती हैं समय के साथ, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी समय के साथ। अब बहुत इत्मीनान से सुनो, बिल्कुल कायदे से। भैया एक बात और बता दे सबको कि अगर कोई, सुन लो भैया, प्रेशर, भैया प्रेशर, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव मास। कंसंट्रेशन, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव मास। मोल को बोलते हैं एक्टिव मास। तो एक बात ध्यान रखना, एक्टिव मास एक कॉमन टर्म है। किसी का प्रेशर ही उसका एक्टिव मास होता है, किसी का कंसंट्रेशन ही उसका एक्टिव मास होता है, किसी की मोलैरिटी ही उसका एक्टिव मास होती है, किसी का मोल ही उसका एक्टिव मास होता है। तो एक्टिव मास बेसिकली एक टर्म है जो कई चीजों को कॉमनली रिप्रेजेंट करता है। अब भैया बात को कायदे से सुनना ध्यान से। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हालांकि ये सब बातें बता दी जाती है, लेकिन हम फिर दोबारा इसीलिए बता दे रहे हैं कि भैया किसी को जरा सी भी तकलीफ ना हो। मान लिया 11th में आप लोगों ने थोड़ा कम पढ़ा हो, तो इसलिए जरा सा भी कोई आपको दिक्कत ना आए, इसलिए पूरा हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ध्यान दो भैया, अगर कोई प्योर सॉलिड है, ध्यान से सुनना कायदे से, प्योर सॉलिड अगर है, अच्छा ये डिब्बे में बंद कर दो तो इसको क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ कौन? प्योर सॉलिड। अच्छा जैसे आप लिख दो भैया Zn2+ को डिब्बे में बंद कर दो, तो ये क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ, देखो जिसको डिब्बे में बंद किया उसका, डिब्बे में जिसको बंद कर दो वही कंसंट्रेशन उसका बन जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+। अच्छा अगर आप लिख दो Ag+ आयन को डिब्बे में बंद कर दिया, तो ये क्या पढ़ोगे? कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन। और ये मोलैरिटी है, ध्यान रखना भैया, कंसंट्रेशन में ये यहां पर मोलैरिटी की बात आप करोगे। और ध्यान रखना कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड हमेशा 1m लिया जाता है। ऐसे ही भैया कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड हमेशा 1m चलेगा, ऑलवेज। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें भैया, Zn सॉलिड प्लस 2Ag+ आयन एक्वस से बनेगा 2Ag सॉलिड प्लस भैया Zn2+ एक्वस। ध्यान देना बहुत कायदे से, जितने भी मेटल आयंस होते हैं भैया सुन लो ध्यान से, मेटल आयंस डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। और भैया जो मेटल होते हैं, मतलब जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो डिसॉल्व नहीं होते। सुन लो ध्यान से बात को, कोई भी अगर मेटल आयन है जैसे सिल्वर आयन, तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। और जो चीज डिसॉल्व हो गया वो प्योर नहीं होता, वो इम्प्योर हो जाता है। जो मिक्स कर गया, घुल गया, डिसॉल्व हो गया, वो प्योर नहीं बचेगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। ऐसे ही जिंक आयन, तो आयंस क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन भैया मेटल डिसॉल्व नहीं होते हैं। मेटल ध्यान रखना, देखो मेटल और मेटल आयन में अंतर होता है। मेटल का मतलब जिस पर चार्ज नहीं है, और जिस पर चार्ज नहीं होता वो पानी में नहीं घुलता। तो इसलिए भैया जिंक नहीं घुलेगा, सिल्वर नहीं घुलेगा, लेकिन सिल्वर आयन घुलेगा, जिंक आयन घुलेगा।
तो अगर इसका Q आप लिखो Q, तो Q क्या होता है बताओ भैया? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। अब बताओ, चांदी है, चांदी सॉलिड स्टेट में है और उसका कोफिशिएंट 2 इंटू भैया जिंक आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई जिंक सॉलिड है, तो जिंक सॉलिड का कंसंट्रेशन इंटू भैया सिल्वर आयन एक्वस के कंसंट्रेशन की पावर 2। अब बताओ, ये सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास कितना लोगे भैया? 1, और इसका भी भैया एक्टिव मास 1। तो आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। तो यानी क्या बन गया? Zn2 प्लस आयन एक्वस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई सिल्वर आयन एक्वस कंसंट्रेशन की पावर 2। भैया आपको समझ में आ रही होगी बात? कहने का मतलब क्यू में कौन दिखाई दे रहा है? फाइनली आयंस दिखाई देते हैं। ध्यान रखना भैया, आयंस आर प्रेजेंट। क्यू में आयंस दिखेंगे, मेटल नहीं दिखेगा। ध्यान रखना बात को। अच्छा, क्यू को ही के भी लिख सकते हो, लेकिन तब जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो तब। अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो बात खत्म। तो डायरेक्ट लिखना हो तो क्या लिखोगे? ये मेटल है, भूल जाओ, मेटल आयन है, लिख दो। मेटल है, भूल जाओ, मेटल आयन है, लिख दो। ये तरीका होता है जल्दी लिखने का। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। भैया ध्यान से सुनो कायदे से। Sn+4 प्लस चलो Sn+4 ले लो और Al+3 ले लिया, या एल्युमिनियम ही ले लो, रहने दो। अब ध्यान दो भैया, Al+3 बना दिया और Sn2+ बना दो। अब आयंस हैं तो भैया आयन के बगल में एक्वस होता है, ये आप सबको पता है। भैया आयन के बगल में क्या होगा? एक्वस, और ये सॉलिड होगा। अब आपको देखो, पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा भैया, ध्यान रखना बात को। बैलेंस करने के लिए अगर आप देखोगे तो भैया यहां पर एल्यूमिनियम बताओ 0 से +3 में गया है। ध्यान दो कायदे से, 0 से +3 में गया है तो 3 का इंक्रीज है। अब बताओ +4 से +2 में गया है तो 2 का डिक्रीज है। एरो नीचे का मतलब 2 का डिक्रीज, एरो ऊपर का मतलब 3 का इंक्रीज। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे हो भैया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से, तो यहां Sn भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। बैलेंस करने का तरीका सुन लो। बताओ भैया, एल्यूमिनियम के 0 से +3 में गया है तो 3 का इंक्रीज है, तो 3 का इंक्रीज लिख दो। Sn बताओ +4 से +2 में गया है तो 2 का डिक्रीज है, तो 2 का डिक्रीज लिख दो। और फिर इसका जो इंक्रीज और डिक्रीज जो भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब समझते हो? 3 मल्टीप्लाई करो Sn के साथ और 2 मल्टीप्लाई कर दो एल्यूमिनियम के साथ, बैलेंस हो जाएगा। भैया इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहां पर भैया, अगर आप इस रिएक्शन का n निकालना हो, भैया n निकालना सिखाया था, याद हो अगर आपको? n कैसे निकालते थे याद करो। बताओ भैया, किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखो और उस चेंज को मल्टीप्लाई कर दो उसके कोफिशिएंट से। तो बताओ, एल्यूमिनियम 0 से +3 में गया है
तो 3 का इंक्रीज है, तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? उसके कोफिशिएंट से, 2 से। तो n बराबर इसका कितना हो गया भैया? 3 दूनी 6 भैया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अच्छा, अगर Q लिखना पड़ जाए तो Q बताओ क्या लिखोगे? प्रोडक्ट में आयंस देखो कौन कौन है, बताओ। एल्युमिनियम भी है, Sn भी है, तो दोनों आयन हैं, और आयन है तो उनको लिखना है। तो यानी कि क्या लिखोगे भैया? Al +3 एक्वस, और एल्युमिनियम का कोफिशिएंट 2 है, तो पावर 2 इंटू Sn +2 एक्वस का कोफिशिएंट 3 है, तो पावर 3 कर दो, डिवाइडेड बाई। भैया बताओ, एल्युमिनियम सॉलिड है और ये मेटल आयन नहीं है, तो इसको भूल जाओ। ये है मेटल आयन, तो लिख लो मेटल आयन कौन हो गया? Sn +4 एक्वस के सर पे 3। बताएं भैया सभी लोग, इसको लिखने में कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। भैया जितना समझाया इतने में कोई डाउट है क्या किसी को? जल्दी बोले भैया। सिमरन ने कहा है रिपीट कर दो। ओके, कहां पर रिपीट करना है बताओ? प्रियंका और सिमरन, आप लोग बताएं कहां रिपीट करना है? प्रियंका और सिमरन, आप लोग जल्दी बताओ भाई, कहां रिपीट करने की जरूरत है? तुरंत रिपीट कर दिया जाए। अब क्लियर हो गया? अरे अभी तो ये 1-2 एग्जाम्पल लिए, अभी तो माहौल बना रहे हैं केवल। इतने सवाल कराएंगे इस पे कि आप लोग थक जाएंगे करते करते। जैसे याद करो, सॉल्यूशन पढ़ाते थे तो थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद जब न्यूमेरिकल कराते थे तो न्यूमेरिकल ही चलता था, तो न्यूमेरिकल ही चलेगा। अब इतने सवाल करा देंगे कि दुनिया में मिलेगा ही नहीं इतना सवाल इकट्ठा। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल एक बार और समझा दे, देखो सुनो प्रियंका, डायरेक्ट देखो, बताओ प्रोडक्ट में आयंस देखो कौन है? ये आयन नहीं है, और जो आयन ना हो उसको भूल जाओ। उसको भूलने का मतलब समझ रहे हो? उसकी तरफ देखो ही ना, आंख बंद कर लो। जैसे ही चांदी दिखे आंख बंद कर लो, लेकिन जैसे ही सिल्वर आयन दिखे आंख खोल लो। नहीं नहीं, तुमको जरूरत है हमारी। अब देखो जिंक आयन है, तो जिंक आयन की जरूरत है, लेकिन ये कहां है? प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट वाले ऊपर होते हैं। तो आयंस प्रोडक्ट में केवल जिंक है, तो इसलिए केवल जिंक लिख दिया। अब रिएक्टेंट में आयन देखो, तो रिएक्टेंट में आयन बताओ केवल चांदी है, तो चांदी लिख दिया सिल्वर आयन। और भाई चांदी का कोफिशिएंट 2 था, तो उसके सर पे 2 लगा दिया। आप बताओ प्रियंका, क्लियर है? प्रियंका बोलो ओके। और भैया सभी लोग बता दें अगर कोई डाउट हो तो। सभी लोग भैया बता दो अगर कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये ऐसा पोर्शन है जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीनों कंबाइंड सवाल बनाए जाते हैं। तीनों कंबाइंड सवाल कराएंगे भी हम। जिन लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं ढंग से पढ़ा है, इसीलिए ये सारी चीजें बतानी पड़ रही हैं। या तो फटाफट निकल जाते हैं बहुत जल्दी, इसमें पता भी नहीं चलता। भैया भैया नोट करो यार जल्दी, सभी लोग नोट करो फटाफट। भैया मेरे सभी लोग नोट करें और जवाब दें नोटेड का, तो हम लोग आगे बढ़े।
सभी लोग भैया जल्दी जल्दी नोट करो। भैया सब लोगों ने लिख लिया? अच्छा, एक रिएक्शन और भैया बता रहे हैं, अब आप लोग इसका जवाब दोगे। देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। भैया जवाब चाहिए, देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। Zn प्लस 2H प्लस एक्वस से Zn2 प्लस एक्वस प्लस H2 लिखा है। इसका आपको क्यों बताना है, क्या होगा भैया, क्यों बताना है। सभी लोग देखते हैं कौन सबसे पहले बता पा रहा है क्यों। सभी लोग भैया बताएं क्यों। जवाब अभी नहीं आया किसी का भैया? लग रहा है आप लोग सरेंडर हो गए हैं। भैया जवाब आने में टाइम लग रहा है, गलत बात है। Zn2 प्लस अपॉन जिंक इंटू H प्लस की पावर 2। चलो भाई, काफी लोग बता रहे हैं Zn2 प्लस अपॉन H प्लस की पावर 2। सिमरन आपने शुरुआत में गलत किया है। चलो भाई, और बाकी लोग Q इज Zn2 प्लस अपॉन H प्लस की पावर 2। काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन थोड़ा सा अंदर की बात सुन लो, थोड़ा सा सुन लो भैया मेरे। बताओ, जिंक आयन यहां है, लेकिन हाइड्रोजन भैया गैस होती है, और हाइड्रोजन अगर गैस है तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर भी तो होगा। भैया अगर हाइड्रोजन गैस है तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा, और अगर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा तो अब हमेशा आप 1 atm थोड़ी ना मान लोगे प्रेशर। जैसे प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1 मानते हैं, प्योर लिक्विड का 1 मानते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि गैस का एक्टिव मास 1 मान लें। ऐसा नहीं होता कि गैस का एक्टिव मास 1 मान लें। जब लिख दे प्रेशर ऑफ गैस 1 atm तब 1 मानोगे। अगर नहीं लिखा है तो प्रेशर ऑफ गैस 1 नहीं होगा, और अगर 1 नहीं होगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे याद करो, सिल्वर और जिंक 1 थे इसलिए मेंशन नहीं किया, और प्रेशर गैस का कुछ ना कुछ होगा इसलिए उसको मेंशन हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए Q क्या होगा भैया, Zn2 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई भैया जिंक आयन कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाई। अच्छा जिंक, ये सुन लो सिमरन, आपने गलत क्यों किया है, सुनो। हमें यहां पर कोई जरूरी नहीं कि सॉलिड लिखा ही हो,
सॉलिड ना भी लिखा हो तो जिंक पर चार्ज 0 है, यानी मेटल है, वो मेटल आयन नहीं है, तो इसका एक्टिव मास 0 लिया जाएगा। H प्लस आयन एक्वस के सर पे 2, ये आपका Q कहलाएगा। और ऐसे बोलोगे इफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 atm, देन आप बोलोगे Q बराबर क्या होगा, Zn2 प्लस एक्वस अपॉन H प्लस आयन एक्वस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देख लो भैया, आप बताओ क्लियर है कि नहीं, इसीलिए हमने इसको कहा समझा दें अलग से। देख लो भैया, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी आएगा। ओके, क्वेश्चन रॉन्ग लिख लिया था, कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी लोग भैया, सब लोग, कुछ लोग तो भैया जैसे मुरारी जी की कथा होती वैसे सुनते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता है कि भैया क्या लिखा जा रहा है, क्या रिप्लाई देना है कि नहीं देना। यार प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त किया करो भाई मेरे, कम से कम जल्दी बोलो भाई। अच्छा, इसको एक बार और समझा दें, सुन लो। विनीत, विनीत सुनो भैया, बताओ, जिंक आयन था उसको तो लेना ही था, और अगर कोई गैस है तो उस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। और भैया हमने अभी क्या बताया था, प्रेशर ही उसका एक्टिव मास होता है। अब गैस का प्रेशर तो पता नहीं है, और अगर गैस का प्रेशर नहीं पता है तो यानी कि गैस का, हाइड्रोजन गैस का एक्टिव मास नहीं पता है, तो नहीं पता है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं। विनीत अब बताओ क्लियर है कि नहीं। विनीत अब बोलो भैया, क्लियर है कि नहीं, अभी एक बार और रिपीट करें क्या। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करा दें। अरे लो, एक और एग्जाम्पल हो जाए फिर इसी बात पर। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल और करा दे रहे हैं। एग्जाम्पल की तो अपने पास पूरी लाइन लगी है। देखो देखो, जितने भी, इसीलिए हम बहुत प्रॉपर सीक्वेंस से चल रहे हैं, एक एक चीज को सिखाते हुए, जिससे आप लोगों को कोई ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, एक एक बात पूरी समझ में आ जाए कि कैसे क्या है कैसे नहीं है। ध्यान से सुनो, एक एक बात को बहुत कायदे से सुनो। जैसे अगर मान लिया सवाल दे दिया गया, Cu ले लिया गया प्लस Cl2 गैस से 2Cl माइनस एक्वस प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये लिखा गया है। सभी लोग बताएं भैया, Q क्या लिखा जाए, Q क्या लिखा जाए, QC। अब देखो, बताओ, Cl माइनस आयन है, कॉपर आयन है दोनों, तो आयन है तो लिखना है। अब गैस है, अब इस गैस का प्रेशर तो आपको पता नहीं है, हाँ लिख दे Cl2 का प्रेशर 1 atm, तो बात खत्म हो गई। अब भैया सॉलिड का एक्टिव मास कितना लेते हो, 1, तो इसको मेंशन करो, Cl माइनस एक्वस की पावर 2 इंटू Cu2 प्लस डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ Cl2 गैस। विनीत बोलो, अब आपकी तमन्ना पूरी हुई कि नहीं। विनीत भैया बताओ, अगर तमन्ना ना पूरी हुई हो तो एक बार और बताएं, बोलो जल्दी।
अरे बोलो भाई, क्लियर है? ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पर। चलो आगे बढ़ा जाए फिर, जल्दी लिखो सभी लोग, आगे बढ़ें फिर। तो भैया सभी लोग एक बढ़िया सुंदर सी हेडिंग लगाओ। सभी लोग भैया एक सुंदर सी हेडिंग लगा लें, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी कॉमा डेल्टा जी नॉट एंड क्यू फॉर एनी रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो, उसका डेल्टा जी नॉट और क्यू में रिलेशन। अब आप सभी लोग बिल्कुल भैया कॉपी बंद नहीं करना है, लेकिन पेन आप बगल में रख दो और इत्मीनान से केवल सुनो, उसके बाद नोट करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ बताएंगे। भैया नोट मत करें आप लोग, अभी केवल सुने। तो देखो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट और क्यू में रिलेशन बताना है, और हमें एक बात पता है, डेल्टा जी नॉट फिक्स होता है, क्यू और डेल्टा जी विद टाइम चेंज होता है। तो भैया डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये होता है रिलेशन। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे एल एन क्या होता है। जब लॉग में बेस ई हो तो इसी को हम शॉर्ट में एल एन बोलते हैं। और भैया एक होता है लॉग बेस 10, तो लॉग में जब बेस 10 है तो वो एल एन नहीं होता, जब लॉग में बेस ई होता है तो वो एल एन होता है। और ध्यान रखना एल एन यानी कि लॉग बेस ई इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10, यानी कि एलएन में एलएन की जगह पर अगर बेस 10 यूज कर रहे हो तो 2.303 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ध्यान रखना बात को। तो भैया चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, अब बताओ भैया एलएन को लॉग में बदल दो, लॉग बेस 10, और जब लॉग बेस 10 में बदलोगे तो 2.303 भी आएगा। तो आप 2.303 आरटी के पहले लिख लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हैं 2.303 आरटी लॉग। अब यहां बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है क्यू। ये है आपका रिलेशन। हाँ एक बात और, अभी अभी पढ़ा था एट इक्विलिब्रियम। भैया एट इक्विलिब्रियम बताओ डेल्टा जी 0 होता है और क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा जी 0 होता है, क्यू बराबर होता है के। तो डेल्टा जी की जगह पर रख दो 0, तो डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू की जगह पर के हो जाएगा। तो आप देखोगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का 2.303 आर टी लॉग के बन जाएगा, और या फिर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के। ये आ गया आपका। अभी नोट नहीं करना है आप लोगों को, आधे लोग तो भैया बिल्कुल नोट करने में ही बिल्कुल बैठे होते हैं, उनको तो सबसे पहला काम है नोट करना, समझ में आए या ना आए समझना नहीं है।
पहले समझो बाद में कुछ नोट करो। एक तो ये बात हो गई। अब बताओ भैया डेल्टा जी नॉट, सुनो ध्यान से, इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। और भैया सबको पता है डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, एंड डेल्टा जी बराबर क्या होगा, माइनस का एन एफ ई ऑफ द सेल। देखते रहो। और ये दोनों वैल्यूज भैया डेल्टा जी नॉट की जगह पर, अरे डेल्टा जी नॉट की जगह पर माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल रख दो, और डेल्टा जी की जगह पर एन माइनस का एन एफ ई ऑफ द सेल रख दो। तो क्या बन गया, माइनस का एन एफ ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल माइनस, नहीं प्लस, प्लस देखते रहना भैया, आर टी एल एन क्यू बन गया। और बताओ माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो। अच्छा माइनस एन एफ से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये तो हट ही जाएगा, नीचे यहां माइनस एन एफ दिखेगा, तो आप क्या लिखोगे, ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, ये आ गया। अब भैया सुन लो, आप लोगों ने ध्यान दिया हो ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल इन, अरे ई ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल क्या होता था भैया, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का, माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। अब क्यू लिखना सिखा चुके हैं भैया, क्यू लिखना सिखा चुके हैं। अच्छा एल एन में अगर कन्वर्ट कर दो, अरे एल एन को लॉग में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा भैया, बनेगा ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू, अब इसी को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। ये आपके इतने बेहतरीन फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देखो हमें क्यू लिखना आता है, ई नॉट ऑफ द सेल निकालना आता है, ई ऑफ द सेल आ जाएगा भैया, ई ऑफ द सेल आ जाएगा। देख लो कायदे से, पहले इतना नोट करें सभी लोग, इतना नोट करो, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, रिपीट कर दें भैया। देख लो अगर कहीं रिपीट करवाना हो तो बता दो जल्दी। बताओ भैया अगर कोई चीज, कोई बात रिपीट करवानी हो तो। अरे विनीत आरटी क्या है, आर होता है गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। आर है गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। आप याद करो लिक्विड सोल्यूशन में पढ़ाया था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, आर की वैल्यू याद आया, वही है ये, टेम्परेचर तो समझते ही हो। सभी लोग भैया जल्दी लिखें, आगे बढ़ा जाए।
भैया जल्दी से नोट करके रिस्पॉन्स करो। भैया बता दो, इतने में कोई डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। देखो, ई नॉट ऑफ द सेल लिखना आता है, क्यू लिखना आता है, ई सेल बहुत आसानी से निकल जाएगा। जल्दी लिखो भैया, जल्दी फटाफट आगे बढ़ें। नोट कर लेना तो नोटेड का रिस्पॉन्स भी दे देना भैया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भैया दम बहुत है, अभी तो शुरुआत हुई है। चलो भाई, काफी लोगों ने रिप्लाई किया है। वंशिता, प्रियंका, दीपिका, वैष्णवी, सिमरन। वैष्णवी आजकल तनु गायब दिख रही है, क्या बात है भाई? तनु नजर नहीं आ रही है। चलो भैया शुरुआत करते हैं फिर। अभी इसको भैया रोक के रखना है, इसको अभी यूज करेंगे। अब देखो भाई, ध्यान से सुनो। अब जैसे भैया सुनो, कायदे से ध्यान से बात करने जा रहे हैं। 2.303 RT/F की बात हम करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0.059 या कभी कभी लगभग 0.06 ले लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने में। और ध्यान रखना, R की वैल्यू ली जाती है भैया 8.314 और जो टेम्परेचर है वो होता है 298 केल्विन। और फैराडे की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है 96500। तो जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें पुट करोगे, मतलब F की जगह पर क्या रखोगे? 96500। R की वैल्यू 8.314 रखोगे, टेम्परेचर रखोगे 298 केल्विन, तो ये पूरा सॉल्व करके इतना निकल के आता है। सुन लो भैया मेरे, 2.303 RT/F। N को छोड़ दो, 2.303 RT/F ये कितना निकल के आता है? 0.059 या कभी कभी क्वेश्चंस में 0.06 दे देता है। जब 0.06 दे दे तब लेना, और अपने मन से मत ले लेना। तो भैया आप क्या लिख सकते हो यहां पर? ध्यान से देखो, चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो या यहां पर लिखना है तो आप क्या लिखोगे? ध्यान दो, आप लिखोगे E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस भैया 0.059 डिवाइडेड बाई N log Q हो जाएगा। और भैया सभी लोग बताएं, एट इक्विलिब्रियम, सुन लो भैया, एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 होता है और Q किसके बराबर होता है? K के। तो इक्विलिब्रियम पर
ये वैल्यू 0, तो ई ऑफ द सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग के, और यहां बेस 10 होता है, ये सबको पता है। तो भैया ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग के बेस 10। अब इसी को थोड़ा ऊपर हम लिख रहे हैं, भैया ध्यान दो कायदे से। देखो एक एक बात को समझना पड़ेगा, तब जाके भैया सवाल लगते हैं। हर एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं जरा सा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एन को चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से लॉग के कितना आएगा, लॉग के क्या होगा, ई ऑफ द सेल को एन से मल्टीप्लाई कर लो और इसको नीचे पहुंचा दो, डिवाइड कर दो। तो लॉग के बेस 10 जो है वो निकल के आएगा एन इंटू ई ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई भैया 0.059। और सुन लो, सबको पता होना चाहिए लॉग एक्स बेस ए लिखा हो ये y के बराबर, तो भैया ये x बराबर क्या हो जाता है, a की ये पावर बन जाता है, a की ये पावर बन जाएगा, तो यानी a की पावर y हो जाता है। तो ऐसे ही बताओ k लिखो, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर n इंटू ई ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई 0.059। और ये के हमारा क्या है भैया, सब लोगों को पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो डायरेक्ट लिख दिया करो 10 की पावर n। n सबको निकालना सिखा चुके पहले से, ई ऑफ द सेल आप ऐसे निकाल सकते हो, और भैया 0.059 से डिवाइड कर लेना तो यह आंसर आ जाएगा। जल्दी नोट करें भैया, ये सब जल्दी नोट करो, फिर सवाल शुरू करते हैं। और एक सवाल से भैया हम लोग स्वागत करेंगे, जल्दी नोट करें आप लोग। अच्छा एक सेकंड, ये ई नॉट होगा भैया, ई नॉट होगा ना, ये ई नॉट, ई नॉट आप 10। भैया ई नॉट ऑफ द सेल आप लोगों को लिखना आता है बहुत कायदे से, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। सभी लोग भैया नोट करें, और फिर हम लोग एक सवाल से भैया स्वागत करें जरा। भैया नोट करके रिस्पांस तो दे दिया करो कम से कम। ये इतनी बात भैया नोट कर लिया ना सबने, देख लेना भैया कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए जरा सा भी। बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, 10 की पावर रट लो n इंटू ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई 0.059। डायरेक्ट आंसर आएंगे। तो भैया हटा दे रहे हैं ये पूरा। अब
भैया नोट कर लिया ना सबने? नोट कर लिया हो तो सवाल भैया लिखें। अरे यस या नो तो कुछ तो बोलो यार आप लोग भैया। चलो भाई, काफी लोगों का जवाब आ चुका है। चलो भाई, एक सवाल से स्वागत हो जाए। और ध्यान रखना, ये जितनी भी इक्वेशंस लिखाई हैं, डिब्बे में बंद किया है, इसी को बोलते हैं नर्स्ड इक्वेशन। इसी को नर्स्ड इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान दो भैया सब लोग। सवाल है, ए सॉलिड प्लस B+3 एक्वस से बनाया जा रहा है A+2 एक्वस प्लस B सॉलिड। अब बैलेंस करना भैया पहले बता चुके हैं। बताओ ये 0 से +2 में जा रहा है, तो बताओ 2 का इंक्रीज है, +3 से 0 में जा रहा है, 3 का भैया डिक्रीज है, तो 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3A इधर दिखेगा और 2B इधर दिखेगा बैलेंस करने पे। और इसका जो कंसंट्रेशन दिया गया है, A2+ का कंसंट्रेशन है 10⁻⁴m, और B का जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो दिया गया है 10⁻⁵m। यानी कि भैया कंसंट्रेशन ऑफ B+3 एक्वस आपको दिया गया है 10⁻⁵m एंड कंसंट्रेशन ऑफ A2+ एक्वस दिया गया है 10⁻⁴m। ये चीजें भैया दी गई हैं। अब सुनो ध्यान से, और भी क्या क्या दिया गया है। E0 ऑफ A+2 से E0 ऑफ A+2 से A जो दिया गया है वो दिया गया है -0.6 वोल्ट, और E0 ऑफ B+3 से B जो दिया गया है ये 1.8 वोल्ट दिया गया है। ये इतनी वैल्यू हमको दी गई हैं। हमको भैया ई ऑफ द सेल बताना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। अच्छा, ई ऑफ द सेल निकाल लोगे तो वर्क डन भी निकाल लोगे। ये सारी चीजें तो आप लोगों को क्लियर पहले से ही है। अब आप लोग ध्यान दे पूरा कायदे से। भैया बताओ, अगर के इक्विलिब्रियम निकालना हो तो वो तो बहुत आसान है। अच्छा बताओ, ए बताओ 0 से +2 में जा रहा है, तो ए का एनोड बना होगा भैया, ए का एनोड बना होगा। अब बताओ B+3 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन है, तो B का कैथोड बना होगा। तो अगर E0 ऑफ द सेल लिखोगे तो E0 ऑफ द सेल क्या लिखोगे? E ऑफ कैथोड, लेकिन रिडक्शन वाला लेना है भैया आप लोगों को। अब अगर रिडक्शन वाला लेना है कैथोड का, और यह एक तरीका और बताया था, हायर ऑक्सीडेशन नंबर से लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ B+3 से B माइनस E0 ऑफ A+2 से A। अब बताओ भैया ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया गया है? 1.8 दिया गया है, माइनस का 0.6। भैया सॉल्व कर लेना, E0 ऑफ द सेल आ जाएगा।
और जब E नॉट ऑफ द सेल आ गया तो बताओ के इक्विलिब्रियम क्या होता है, 10 की पावर n। n बताओ भैया कितना होगा, 2 इंटू 3 6 होगा। तो भैया 6 इंटू E नॉट ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई 0.059, ये आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और E ऑफ द सेल लिखना है तो E ऑफ द सेल क्या होगा, E नॉट ऑफ द सेल। और E नॉट ऑफ द सेल, अरे यार ये भैया जोड़ लेना, अब इतना तो बताओ, 8 6 जोड़ोगे तो अब कर लेना यार इतनी गणित। अब देखो चूंकि समय थोड़ा कम है इसलिए हम जल्दी थोड़ा लिख दे रहे हैं। E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6, n की वैल्यू 6 लोगे, लॉग बताओ इसका एक्टिव मास 1 रहेगा, इसका बताओ पावर 3, तो a प्लस 2 एक्वस की पावर 3 डिवाइडेड बाई b प्लस 3 एक्वस की पावर 2। तो भैया इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अरे E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6 लॉग ए का कंसंट्रेशन देख लो, 10 की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर, नहीं होल क्यूब, अपॉन 10 की पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर। बताओ E नॉट ऑफ द सेल वहां से रख दोगे, E ऑफ द सेल आ जाएगा भैया, देख लो सॉल्व कर लो, देख लो मेरे भाई, अगर कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। सभी लोग भैया देख लें और सवाल को समझ लें, अगर कोई डाउट हो तो बताएं आप लोग। बोलो इतने में कोई डाउट भैया किसी को, जल्दी बताओ। अच्छा कुछ लोग तो यही नहीं जोड़ पाए होंगे, यार इसको जोड़ोगे तो 8 और 6 भैया 14, तो यानी 4 हो गया, और 1 का 2 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2.4। अब इतना आना चाहिए करना। बताओ भैया सभी लोग फटाफट जल्दी। अच्छा ये जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, भैया ये जोड़ तो लोगे कि पता चले जोड़ भी ना पाओ। सबको भैया क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलो फिर बहुत बढ़िया भैया। देखो जितना थ्योरेटिकल पोर्शन था वो तो हम लोगों ने कंप्लीट किया ही भैया, सवाल पे भी आ गए हैं। अगली क्लास में हम लोग खूब और सवाल करेंगे, अगली क्लास में बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल कराएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे भाई मेरे। ओके, सिमरन, प्रियंका, विनीत, शिवम, वंशिता, अब ये देखो सबके नाम अब नहीं ले रहे हैं। चलो ठीक है भाई, सब लोग अच्छे से मेहनत करो, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। अच्छा विनीत ने कहा है आज के लिए बहुत है इतना। चलो भाई ठीक है फिर, चलो सबको हमारी तरफ से बाय बाय।